Hello everyone, good morning all of you. Once again, you all are welcome to the online classes for political science. So, we'll just recapitulate what we have studied in the lesson The Cold War Era और शीत युद्ध की जो दौर है और इसके दौरान हमने जो जो बातें पढ़ी, जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया और उसके संबंध में जस्ट विल हैव ए समरी, ए ब्रीफ समरी। दोबारा हम एक बार रिकैपिचुलेट करेंगे जो चीज़ें हमने अध्ययन किया। एंड ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड 7 टॉपिक्स इन दिस चैप्टर और इस अध्याय में विशेष करके हमने 7 टॉपिक को कवर किया है। तो एक एक करके हम जस्ट थोड़ा सा उसको विल जस्ट रिमाइंड आवरसेल्व्स दैट वी हैव स्टडीड एंड लर्न रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर एंड इट्स डिफरेंट इवेंट्स दैट टूक प्लेस इन डिफरेंट टाइम्स, कि अलग अलग समय में जो घटनाएं हुई और शीत युद्ध के दौरान, और उसके बारे में हम थोड़ा सा एक समरी के तौर पे रिकैपिचुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमने पहला टॉपिक में ये देखा था क्यूबान मिसाइल क्राइसिस। क्यूबाई मिसाइल क्राइसिस के संबंध में हमने पढ़ा और इसमें हमने देखा विशेष करके, और रशिया का बेस बनाना चाहते थे वो क्यूबा को, एंड क्यूबा वॉज सपोर्टेड बाय यूएसएसआर डिप्लोमेट एंड बाय फिनेंशियल पावर इट वाज असिस्टेड, और आर्थिक तौर पे और राजनयिक तौर पे रशिया मदद कर रहे थे। हमने देखा क्यूबा को वो लोग न्यूक्लियर मिसाइल का बेस बनाना चाहते थे, लेकिन जैसे यूएसए को पता चला और यूएसए ने सीरियसली एक वार्निंग दिया, और इस वार्निंग की वजह से यूएसएसआर भी समझ गए और क्यूबा में अपने मिसाइलों को लॉन्च करने से वो लोग रोक दिया, अपने शिप को रोक दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोनों सुपर पावर्स के बीच एक सूझबूझ के द्वारा वो लोग एक लड़ाई को रोक दिया, क्योंकि हमें पता है, जैसे हमने पढ़ा था पहले, अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती एंड रियली टू नॉट हैव बीन एन ऑर्डिनरी वॉर, और ये कोई साधारण लड़ाई नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर वॉर होता। तो हमने देखा दोनों सूझबूझ के साथ लड़ाई को नहीं किया और इसको रोक दिया, और इसको हम जानते हैं, इसको हम कहते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो ये बातें हमने पहले अध्ययन किया और उसके बाद हमने देखा इन दोनों के बीच लड़ाई नहीं हुई। हमने देखा पहला टॉपिक में, तो हालांकि छोटे मोटे रक्त युद्ध बीच में हुए हैं, लेकिन इसके अलावा भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ या तो न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ। दूसरा टॉपिक हमने देखा व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध क्या है, और हमने इसमें देखा शीत युद्ध विशेष करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो खात्मा है। इन 1945 द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंडेड, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म हो गया, और तब से लेकर 1991 तक, 1945 टू 1991 तक, और ये बीच के जो समय है और इसको हम कहते हैं शीत युद्ध। और शीत युद्ध विशेष करके वो युद्ध है, कोई रक्त युद्ध नहीं, इसमें सिर्फ इस बात को अवॉइड किया गया है दैट इट वाज नॉट आ वर्ल्ड वॉर, कि एक विश्व युद्ध नहीं हुआ बस। हालांकि लड़ाई तो बहुत सारे जगहों में देखा हमने, बहुत सारे जगहों में लड़ाई हुआ, और यहाँ तक कि पूरे वर्ल्ड के अलग अलग देश इसमें सम्मिलित हुए और इसमें शामिल हुए, लेकिन एक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, और इसीलिए हम इसको शीत युद्ध कहते हैं। और शीत युद्ध के दौरान हमने देखा दोनों ही सुपर पावर यूएसएसआर और यूएसए, दे ट्राइड टू स्ट्रेंथन देमसेल्व्स बाय टेकिंग द स्मॉल कंट्रीज इनटू देयर अकाउंट, और अपने साथ छोटे छोटे देशों को जोड़कर वो बड़ा ताकत बनना चाहा, और अक्सर इन दोनों के बीच में राइवलरीज उत्पन्न हुए, राइवलरी दुश्मनी उत्पन्न हुआ, और ये लोग अपने अपने आइडियोलॉजी को, अपने अपने विचारधारा को पूरी दुनिया में कायम करने के लिए कोशिश किया। तो हमने देखा इन दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हुई, लेकिन हमने विशेष करके वहाँ पे देखा कि लड़ाई नहीं हुआ तो भी ये लोग अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए अपने आप को बाकी देशों को लेकर अपने आइडियोलॉजी को बढ़ाना चाहा। और उसमें हमने एक बात ये देखा था, और यूएसए का जो आइडियोलॉजी था लिबरल डेमोक्रेसी, और हमने देखा कैपिटलिज्म, और फिर यूएसएसआर का जो आइडियोलॉजी था और था सोशलिस्ट और कम्युनलिज्म, और जिसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। और तीसरा जो टॉपिक हमने देखा द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। टू पावर ब्लॉक्स मतलब विश्व के दो महाशक्तियाँ यूएसएसआर और
यूएसए। और यूएसएसआर को हमने देखा, उसको नाम दिया गया ईस्टर्न अलायंस और यूएसए को वेस्टर्न अलायंस। और यूरोप के जो इस दिशा में जो देश थे और वे लोग ईस्टर्न अलायंस यानी कि यूएसएसआर का साथ जुड़ गए, और यूरोप के जो वेस्ट साइड में जो कंट्रीज़ थे और विशेष करके वो जुड़ गए वेस्टर्न अलायंस में। जैसे हम देखते हैं इस पैराग्राफ के लास्ट में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न अलायंस। और इस मैप में हम देख सकते हैं विशेष करके ये जो येलो कलर में है ये नाटो मेंबर्स है। नाटो मेंबर्स मतलब ये वो मेंबर्स हैं जो यूएसए के साथ जुड़े हुए देश हैं। और राइट साइड में हम देखते हैं ईस्ट साइड में, और ये नाटो वाला जो साइड है ये वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है रेड वाला। और रेड में हम देखते हैं ये वो वेस्ट ये ईस्ट साइड है, इस साइड में वार्सो पैक्ट। हमने देखा ईस्टर्न अलायंस को हम वार्सो पैक्ट कहते हैं जो यूएसएसआर ने लीड किया, और वेस्टर्न साइड को हम कहते हैं नाटो मेंबर्स जो यूएसए ने लीड किया। तो यूएसएसआर लेड द ईस्टर्न अलायंस और यूएसए लेड द वेस्टर्न अलायंस। तो ये दो पावर ब्लॉक्स हम देखते हैं पूरी दुनिया में बन गई उस समय में, और इनके भी अलग अलग भाग हमने अध्ययन किया विशेष करके। और फिर इसके अगले टॉपिक में हम देखते हैं और वह है एरिनास ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दायरे। कहाँ कहाँ पर कोल्ड वॉर का प्रभाव विशेष करके पड़ा, शीत युद्ध का प्रभाव कहाँ कहाँ पर पड़ा। हालांकि देयर वॉज नॉट अ थर्ड वर्ल्ड वॉर और एक तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ, बट स्टिल देयर वर शूटिंग वॉर्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों में हमने देखा है कि रक्त युद्ध जरूर हुए हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं इस पैराग्राफ में हमने देखा सबसे पहले जैसे दो सुपर पावर के बीच में कन्फ्रंटेशन, उनकी मुठभेड़ हुई कोरिया में 1952-53 तक, बर्लिन में 1958-62 तक, और कॉन्गो में 1960s में। तो ये अलग अलग जगह में इन दोनों के बीच में हमने लड़ाई को देखा। तो ये कोल्ड वॉर के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर तीसरा विश्व युद्ध तो नहीं हुआ लेकिन छोटे मोटे रक्त युद्ध भी हुए, और ये एरियाज है जहाँ जहाँ पर शीत युद्ध के उस क्या कहते हैं शीत युद्ध के उस भड़काव को हम देख सकते हैं जो अलग अलग जगहों में उभर आए। फिर हमने इसके बाद अध्ययन किया था, इसके बाद का जो टॉपिक है वो हमने अध्ययन किया था, और इस टॉपिक में विशेष करके हमने ये देखा जो दो सुपर पावर्स हैं यूएसएसआर और यूएसए, और इनको चुनौती देने के लिए एएनएम का क्रिएशन होता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनिशिएटेड किया, और इसमें 5 फाउंडिंग मेंबर्स को हम देखते हैं विशेष करके 5 मेंबर्स होते हैं इसमें, और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज, टिटो इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, और इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर। और इसके अलावा भी हमने इंडोनेशिया के सुकर्णो को देखा और घाना के उओमे एनक्रुमा। तो ये 5 जो कंट्रीज़ मिलके हमने देखा इन्होंने एनएम की शुरुआत की। तो एनएम क्या था? एनएम एक चुनौती था दोनों सुपर पावर्स के लिए, क्योंकि एनएम ये आग्रह करता था कि जो छोटे छोटे देश हैं जो डिकोलोनाइज्ड हो रहे हैं या तो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो ये लोग इंडिपेंडेंट होने के बाद दोनों सुपर पावर के साथ नहीं जुड़ना है बल्कि एनएम के साथ जुड़ना है। तो इस विषय को हमने देखा। तो द चैलेंज टू बाइपोलरिटी, बाइपोलरिटी मतलब दो महाशक्तियाँ, पूरे वर्ल्ड में दो महाशक्तियाँ, तो इनके दुश्मन कौन हुए? एनएम। फिर उसके बाद हमने देखा एनएम के इनिशिएटिव में लिया गया एलडीसी मतलब लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, और एनएम के अंडर में जो छोटे छोटे कंट्रीज़ जो बिल्कुल डेवलप नहीं थे और उनके लिए कुछ सुविधाएं हमने देखा, विशेष करके यूनाइटेड नेशंस ने भी उनके लिए कुछ सुविधाएं दी। जैसे वे लोग, पहला पॉइंट इसमें, गिव द एलडीसीज कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप कंट्रीज़, और जो डेवलप कंट्रीज़ उनके रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं वो नहीं करेंगे, वो खुद इस्तेमाल करेंगे। और फिर वेस्टर्न मार्केट में वो लोग भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। कौन बेच सकता है? जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ हैं एनएम के अंडर में। फिर हमने देखा वेस्टर्न कंट्री से अगर वो टेक्नोलॉजी लेते हैं तो उनको उसमें रिडक्शन मिलेगा, कंसेशन मिलेगा। फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में विशेष रोल दिया जाएगा लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इस टॉपिक में हमने देखा। दिस इज़
दिस वॉज इनिशिएटेड बाय NAM। और इसके बाद हमने देखा इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। और आखिरी टॉपिक जैसे हमने अध्ययन किया था, भारत और शीत विश्व युद्ध। और विशेष करके हमने यहाँ पर ये देखा, जैसे बहुत सारे देशों का ये कहना था इंडिया अपने फ़ायदे के लिए NAM का स्थापना किया था, लेकिन उसमें हमने देखा हालांकि इंडिया का टारगेट वो नहीं था, लेकिन फिर भी इंडिया को फ़ायदा हुआ। पहला जो फ़ायदा, नॉन अलाइनमेंट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड स्टैंसेस दैट सर्व इन इंटरेस्ट रेदर देन द इंटरेस्ट ऑफ द सुपर पावर्स इन द रैलीज। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को इनिशिएट करने के द्वारा इंडिया को ये मौका मिला कि अंतर्राष्ट्रीय में इनको कुछ फैसले लेने का अधिकार मिला, जो फैसले ना सुपर पावर्स ले रहे थे, बस इंडिया ले रहे थे। फिर हमने देखा कि ये दोनों सुपर पावर को बैलेंस करने के लिए सामर्थ्य बन गया इंडिया। वो कैसे? क्योंकि अगर इंडिया को एक सुपर पावर नकारते हैं तो दूसरे सुपर पावर के पास इंडिया जा सकता है, क्योंकि इंडिया के साथ और बहुत सारे कंट्री जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडिया वॉज द इनिशिएटर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये दो फायदे हमने देखा उसमें, और उसके साथ हमने दो आलोचना भी देखी। वो ये देखा कि इंडिया का जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है वो अनप्रिंसिपल्ड है। इसका मतलब बिना सिद्धांत के, इसका कोई सिद्धांत नहीं। और सिद्धांत नहीं इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ल्ड अफेयर्स होते हैं तो इंडिया उसमें अपने आप को हाँ या ना कुछ भी नहीं कह पाता, इसीलिए इंडिया अपने आप को दूर रखने के लिए ऐसा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का स्थापना किया, ऐसे क्रिटिक्स बताते हैं, आलोचक बताते हैं। और दूसरे आलोचक ये भी बताते हैं इंडिया बाकी देशों को तो कहता है कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ जुड़ो और USSR और USA के साथ मत जुड़ना, लेकिन हम पढ़ते हैं इसमें, जैसे दूसरा क्रिटिक्स ये बताते हैं, दूसरा आलोचना, 1971 में इंडिया 20 साल के लिए USSR के साथ फ्रेंडशिप कर लिया। यानी कि ये आलोचना ये है कि इंडिया दूसरों को मना करते हैं लेकिन खुद USSR के साथ जुड़ गए। तो ये क्रिटिक्स हमने देखा, लेकिन इंडिया के अपने क्लैरिफिकेशन इसमें यह है कि इंडिया बांग्लादेश के साथ जो लड़ाई हुई थी और उससे मिलिट्री सपोर्ट पाने के लिए इंडिया ने ऐसा किया था। तो इस प्रकार के हम इस अध्याय में विशेष करके 7 टॉपिक को कवर किए हैं, एंड आई होप दैट यू मस्ट हैव एटलीस्ट सम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन दैट इज़ द कोल्ड वॉर एरा। Though you haven't understood it fully, but still you must have an idea, and when you go through the text you'll understand it better. So in the next episode or in the next class we'll move on to the next chapter. Until then, all of you have a nice day.